हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि झारखंड में जो टेट होने वाली है, अभी हो या 2 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, तो उसमें से सिलेबस क्या है, 1 to 5 का सिलेबस क्या है, 6 to 8 का सिलेबस क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 1 to 5 के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या है और कहां हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैंने टाइम वेस्ट किया है। एक पूरी रणनीति आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर तैयारी हमको कैसे करनी है, जब सिलेबस हमको पता है तो कहाँ फोकस हमको करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और आपको ये बता दें कि इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि झारखंड में टेट की नियमावली क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया। बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट भी किए हैं। अच्छा लगा कि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। और आपको ये बता दूं कि जो भी नियमावली में है मैंने उसी को बताया है, और जो संशोधन जहां हो सकता है, सरकार जहां प्रयास कर रही है संशोधन करने के, उसमें मैंने आपको बताया। अब आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं क्या है नियमावली, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। मुझे भी ऐसे नहीं है कि सरकार के हर एक स्टेप के बारे में पहले से पता होता है। मैं भी मीडिया के द्वारा ही जानता हूँ और उसी के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ध्यान ये रहता है कि जो नियमावली में है पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दूँ, ताकि आप मिसगाइड ना हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने कहा कि सर बीएड है तो क्या मैं पहले अलाउ नहीं किया गया था, क्या इस बार अलाउ किया गया है बीएड वाले को 1 to 5 में भरने का। तो मैं उस जो आपका वो है कन्फ्यूज़न है वो भी मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ आप पहले जब सिलेबस के बारे में बात कर रहे हो तो हम उस सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। तो जो नियमावली में लिखा है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस नियमावली में लिखा ये है, ध्यान दीजिएगा, कि प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी अथवा सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। अर्थात यदि आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस 11 और 12 तक में है, सिलेबस 11 और 12 तक का जो सिलेबस है एनसीईआरटी या सीबीएसई का या झारखंड सरकार के द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है 11-12 का, वही सिलेबस आपका रहेगा 1 to 5 में। स्टैंडर्ड भी वही होगा। इसमें लिखा भी हुआ है कि इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 या उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान में रखें कि इसमें से पूछा जो है उसको यदि हम समझें तो क्या होगा, तो हम ध्यान देते हैं इसी के आधार पर, ठीक है। क्या है सो अब यहाँ समझते हैं इसके हर एक सेक्शन को। तो सेक्शन को हम जब समझते हैं तो दो चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, जो मैं फिर से आपको इस नियमावली के द्वारा ही बता रहा हूँ कि परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खंड में 40% के साथ कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात जितना भी सेक्शन दिया हुआ है उस सारे सेक्शन में एटलीस्ट कम से कम आपको 40% मार्क्स आने चाहिए, और जब पूरा सभी का टोटल मार्क्स आपका जोड़ा जाएगा तो 60% होने चाहिए, ठीक है। आगे इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हर एक खंड बोला है तो 1 to 5 में खंड क्या क्या है ये समझिए। पहले 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें।
सेक्शन कौन कौन है सो समझिए। पहले सेक्शन समझ लेते हैं। पहला सेक्शन आपका सीडीपी का है, जिसको बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और कह सकते हैं लर्निंग्स यानी कि अधिगम को, बाल विकास और अधिगम है ये। इससे 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन है, ठीक है, सभी एक एक नंबर के मार्क क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो खंड है वो है लैंग्वेज का यानी कि भाषा का, और भाषा से जो क्वेश्चन पूछे, भाषा का जो सेक्शन है वो बटा हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको। लैंग्वेज जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। भाषा जो है पहला जो है वो भाषा जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ, भाषा 1 और भाषा 2 में। भाषा 1 जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश शामिल है। अब भाषा को 1 को जो है लैंग्वेज 1 में, इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाषा 1 से, और भाषा 2 से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा 2 में रीजनल लैंग्वेज है, जिसको आप क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा है। ध्यान रखिएगा, हम क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, एकदम दिमाग में रख लीजिए इसको। तो देखिए क्या है, 40 मार्क्स का जो लैंग्वेज 1 है उसमें आपको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक उर्दू शिक्षकों के लिए और एक सामान्य शिक्षकों के लिए जो उर्दू नहीं लेंगे। तो उर्दू जो शिक्षक होंगे उनको 20 क्वेश्चन उर्दू से और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स हिंदी से, 20 मार्क्स उर्दू से और 20 मार्क्स अंग्रेजी से, ठीक है। और जो सामान्य शिक्षक होंगे उनको हिंदी से 20 और अंग्रेजी से भी 20, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो नियमावली में लिखा है कि 40% पास होना है, यहाँ जरा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है हम आपसे शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ हर एक सेक्शन में, तो क्या ये सेक्शन 1 2 3 4 सेक्शन है, तो क्या ये 4 सेक्शन के बारे में बात किया गया है या फिर यहाँ हिंदी इंग्लिश के बारे में भी बात किया गया है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन सारे खंडों को आप शामिल रखें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में भी, यानी कि हिंदी में भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 में से आपको उसका 40% यानी कि लगभग 8 क्वेश्चन आपको पूर्ण सही करने हैं। अंग्रेजी में भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अंग्रेजी से भी आपको 8 क्वेश्चन सही करने हैं कम से कम पास होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को समझेंगे, हिंदी इंग्लिश मिला करके आपको 40 मार्क्स हो गया, और रीजनल लैंग्वेज मिला करके रीजनल लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन यानी कि 40 और 20 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला जो सेक्शन है वो है तीसरा सेक्शन जो है मैथ्स का, 1 to 5 के लिए बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैथ से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स का, ठीक है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ईवीएस से भी आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब इसको यदि देखें तो ईवीएस 60, मैथ 60 और लैंग्वेज 60 हो गया 180, और 20 क्वेश्चन आपका किसमें, सीडीपी से, ठीक है। ये हो गया आपका 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अब इसमें जो हमको ध्यान में रखना है कि कहाँ फोकस करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि फोकस कहाँ रखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका कठिनाई लेवल को। देखिए सिलेबस एक बार हम आपको कहेंगे कि आप देख लीजिए सिलेबस सीटेट का 1 to 5 का, ठीक है, आइडिया आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ कि देखिए 20-20 क्वेश्चन तो सभी है। सीडीपी में आप यदि तैयारी करते हैं, सीडीपी को देखिए, सीडीपी 3 सेक्शन में होता है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो 3 सेक्शन में है। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको आप सामाजिक समावेशी शिक्षा कहते हैं, तीसरा है लर्निंग जिसको कि अधिगम बोलते हैं। तो इसमें से 20 क्वेश्चन जो बटा हुआ है, डिवाइड करके सिलेबस में नहीं बताया है, लेकिन इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस के आधार पर, चाइल्ड डेवलपमेंट से लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से और 5 क्वेश्चन लर्निंग से होंगे। अर्थात 10 क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास से, 5 क्वेश्चन आपका समावेशी शिक्षा से और 5 क्वेश्चन आपका अधिगम से रहेगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि लर्निंग्स में क्या आते हैं, सीटेट का सिलेबस। हम आपको सीटेट का जो सिलेबस है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं क्या है सो, ठीक है। अब इसके आधार पर आते हैं, लैंग्वेज के आधार पर एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सर कि सीडीपी की तैयारी कैसे करें, ठीक, ध्यान दीजिएगा। सीडीपी का जितना भी सेक्शन है
आप किताब को पढ़िए, आप ध्यान रखिए कि क्या किताब पढ़ना है। तो जो आप ट्रेनिंग किए हैं उसमें से जो किताबें हैं ट्रेनिंग में, चाहे आप बीएड किए हैं चाहे आप जो भी किए हुए हैं, उस ट्रेनिंग में एक आपका दिया हुआ शिक्षण से संबंधित किताब होगा। आप देख लीजिए, जो भी नाम हो, शिक्षण से संबंधित जो किताब आपका है, चाहे आप बीएड किए हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो आप उस यूनिवर्सिटी का किताब को देख लीजिए। शिक्षण से संबंधित एक किताब होगा, मेथड से संबंधित, वो पढ़िए। और एक होगा अधिगम से संबंधित, ठीक है, अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित होगा। हो सकता है उसका नाम बाल मनोविज्ञान हो, ठीक है। तो वो ये दो किताबें आप पढ़िए। आप चाहे डीएलएड कर रहे हो, चाहे बीएड किए हो, बीटी किए हो, कुछ भी किए हो, जो भी ट्रेनिंग आप किए हुए हो, जो 1 to 5 में मान्य है, इसके बारे में हम पहले बता चुके क्या क्या मान्य है। तो उसमें से आप देख लीजिए, ये किताब को छाटिए और उस ट्रेनिंग में जो दिया गया किताब उसको पढ़िए। हम मार्केट का किसी भी बुक के बारे में आपको नहीं बता सकते, क्योंकि सब इतने सफिशिएंट नहीं है कि उस पर डिपेंड हो किया जा सके। यदि आप इस पर डिपेंड होते हैं ट्रेनिंग का किया गया किताब में, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा सेक्शन है आपका हिंदी इंग्लिश का। तो हिंदी इंग्लिश का एक आपको बता रहे हैं तरीका कि क्या सिलेबस में शामिल है। हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिए कि क्या होगा, 10-10 में पार्ट में बटा रहेगा। 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो अनसीन पैसेज होंगे, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। और 10 से 12 क्वेश्चन में 2 पैसेज रहेंगे, एक रहेगा आपको काव्यांश होगा यानी किसी कविता का अंश होगा, और दूसरा होगा गद्यांश, ठीक है, यानी कि कोई कहानी या कोई घटना दे दिया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 से 12 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो। तो सर इसमें पढ़ना क्या है, तो पैसेज का तैयारी तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। रह गया कि ग्रामर में क्या पढ़ना है, तो हिंदी ग्रामर के बारे में आपको बता रहे हैं। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों के बारे में बताएंगे, आप उसको फोकस कीजिएगा, जो हम बता रहे हैं उसको फोकस कीजिएगा, आप उसको पढ़िएगा ध्यान से। हिंदी में आप पहले इसका देखिए वर्ण विचार आप देख लीजिए, ठीक है। वर्ण विचार को देखिए, आप कहीं नोट करते जाइए जो जो बता रहे हैं उसको, वर्ण विचार को देखिए। दूसरा आप देखिए, इसमें दूसरा देखिए वर्ण विचार के बाद इसमें देखिए आप इसका कह सकते हैं कि क्या नाम है उसका, संधि देखिए। संधि इससे पहले आप देख सकते हैं, नाम इधर उधर हो जाएगा। संधि देखिए, समास देखिए, संधि समास 2 हुआ। उसके बाद देखिए उपसर्ग प्रत्यय जरूर देखिएगा, पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया, उपसर्ग प्रत्यय से जरूर आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या है। संधि पढ़िए, समास पढ़िए, संधि समास से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यदि आप पढ़ रहे हैं तो विपरीत अर्थक शब्द पढ़िए, ठीक है, पर्यायवाची शब्द पढ़िए, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़िए, मुहावरा पढ़िए। ज़्यादा ग्रामेटिकल का फोकस कीजिएगा आप किसमें, उपसर्ग प्रत्यय का, संधि और समास पर। निश्चित तौर पर एक एक क्वेश्चन तीनों से रहेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, उपसर्ग प्रत्यय से एक क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन। उसके बाद मुहावरा से क्वेश्चन रहेगा, पर्यायवाची से शब्द रहेगा, विपरीतार्थक रहेगा, अनेक शब्दों से एक शब्द का क्वेश्चन रहेगा। इतने सारे क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे आपके। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन हो, लेकिन उम्मीद नहीं है कि 8 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतना सेक्शन आप जरूर कंप्लीट रखिए। चाहे आप जैसे कंप्लीट करते हो, किसी टीचर का हेल्प ले रहे हो या आपके पास ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, उससे समझ रहे हो, जैसे भी, लेकिन इतना तैयारी जरूर रखिए। बाकी बात यदि आप एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर याद रखिए। दूसरा, अब अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक सेक्शन को। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ रहे होंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन याद रखिए, नॉन के साथ साथ आपको याद रखना है जेंडर, ठीक है। जेंडर को याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये भी याद रख सकते हैं उसमें सिंगुलर प्लूरल को, ठीक है। नंबर्स बोलते हैं उसको, नंबर्स को याद रख सकते हैं। उसके बाद आप नॉन प्रोनाउन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद वर्ब में याद रखिएगा, मॉडल्स आप देख लीजिए,
ठीक है। वर्ब में मॉडल्स जरूर याद रखिएगा, कम से कम फर्स्ट जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, ये सब जो है वो जरूर फर्स्ट कम से कम 6 जो 9, 10 तक का सिलेबस में है उसको जरूर याद रखिएगा। 10 तक का सिलेबस में है उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप वर्ब से आगे बढ़े तो वर्ब के बाद आप याद रखिए एडवर्ब जरूर पढ़िए, एडजेक्टिव पढ़िए, प्रीपोजिशन पढ़िए, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार, तो एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़िए। प्रीपोजिशन पर चूंकि जो ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ओवर हुआ, ये सब पर फोकस कीजिएगा, प्रीपोजिशनल वर्ड पर मत फोकस कीजिएगा, ठीक है। जो फ्रेजेस आते हैं उस पर नहीं फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, अंबार लगे हुए हैं उसका, तो आप भी कहेंगे कि सर क्या उसको पढ़ना है, कौन छांट करके पढ़े, तो उस पर फोकस ना कीजिए। प्रीपोजिशन जो मेन इधर पढ़ना है, ऑफ हो गया, ऑन हुआ, ओवर हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो हैं कम से कम शुरू का 10-12 जो है उसको याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए पार्ट्स प्रीपोजिशन के बाद अब जब इसको पार कर लेते हैं तब आइए आप पढ़िए उसमें वॉइस को। टेंस पहले पढ़िए, वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाए तो एक और टॉपिक को पढ़िए, रिमूव टू को, ठीक है। रिमूव टू को जरूर पढ़िए, और रिमूव टू आपका कंप्लीट हो जाए तो डिग्री पढ़ लीजिए। इतना सारा सेक्शन यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन, प्रोनाउन को आप छोड़ सकते हैं। आप वर्ब पढ़िए, ठीक है। वर्ब में खास करके मॉडल्स पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर एडवर्ब पढ़िए, एडजेक्टिव पढ़िए, प्रीपोजिशन पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप आइए टेंस पढ़िए, वॉइस पढ़िए, नरेशन जिसको कि डायलॉग बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़िए। उसके बाद जब ये आ जाए तो नरेशन के टेंस, नरेशन, ये वॉइस पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद रिमूव टू और डिग्री पढ़िए। इतने सारे कंप्लीट कर रखिए। कम से कम आपको बता रहा हूँ कि जो बेस है इसका शुरू का 3-4 क्वेश्चन शुरू में जो आज इंट्रोडक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, रिमूव टू का भी बहुत हार्ड नहीं जाना है, जो सिंपल चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, जब आपको इंग्लिश आ जाए तो अब आते हैं, आपको उर्दू के बारे में हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता उर्दू, तो आप देख लीजिएगा एक बार, जो उर्दू जानने वाले हैं वो आप एक उर्दू का सेट देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आई थिंक हमको भी लगता है कि उसमें क्या क्या है और हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रामर ज़रूर होगा, तो ग्रामर को भी आप देख लें। उसके अनुसार से बेहतर होगा कि उर्दू वाले जो तैयारी करने वाले हैं वे एक बार सेट देख लें, जो पिछले बार जो आया हुआ 2016 में, ठीक है। रह गई बात रीजनल लैंग्वेज का, तो हम फिर से आपको यहाँ भी कहेंगे कि आप जो भी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र में निवास करते हो उसी क्षेत्र का रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। चाहे आप खोरठा सेलेक्ट कर रहे हो, मुंडारी सेलेक्ट कर रहे हो, नागपुरी सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे कुरमाली सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी भाषा आप सेलेक्ट कर रहे हो रीजनल लैंग्वेज का, तो उसमें आप उसी को सेलेक्ट कीजिए जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं। आपको बहुत बेनिफिट करेगा इसमें। अब इसमें क्या याद रखना है, तो सबसे पहले इसका ग्रामर याद रखिए रीजनल का। जैसे मैं आपको बताऊंगा रीजनल में खोरठा के बारे में, क्योंकि मैं खोरठा पढ़ाता हूं, तो उसमें खोरठा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि खोरठा व्याकरण पढ़ लीजिए। उसी तरह से यदि नागपुरी रखते हैं नागपुरी व्याकरण पढ़िए, और साथ में नागपुरी या खोरठा से जुड़े हुए जो किताबें हैं, खोरठा से जुड़े हुए जो किताबें और उनके लेखक जो हैं, जो रचनाकार हैं, तो रचनाकार और रचनाएं जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 से 12, 30 क्वेश्चन खोरठा से पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ रचना और लेखक से था, ठीक है। तो जरूर उस सेक्शन को पूरा कीजिए, क्योंकि फंसता वही है, क्योंकि बहुत सारे कलेक्शन करने पड़ते हैं। और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मेरा एक वीडियो जरूर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, अभी नहीं, लगभग दिसंबर के लास्ट तक में, जिसमें आपको पूरा कलेक्शन होगा। उस कलेक्शन के बाद आपको और यदि मेहनत करते तो जोड़ते जाइएगा, लेकिन कम से कम उतना याद रख लीजिएगा जितना हम आपको बताएंगे, ठीक है। ग्रामर सेक्शन आप कंप्लीट की रखिए, चाहे जिससे मदद करके टीचर से लीजिए, लेकिन ग्रामर में ज़रूर याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में चूंकि नियमावली में कह रहा है कि 11 और 12th का स्टैंडर्ड के आधार पर पूछा जाएगा,
तो भाई हम पढ़ाएंगे 1 to 5 में। 11-12 का स्टैंडर्ड में मत जाइएगा। इसमें 11-12 का किताब अब ऐसा नहीं कि 11 का मैथ्स किताब लेकर के बैठ गए, 12th का मैथ्स किताब लेकर के बैठ गए, नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको ज़रूरत है कि ले जाइए 8 तक का किताबों को पढ़िए, मैथ का सॉल्यूशन कीजिए, देखिए कौन सा चैप्टर शामिल है 8 तक के सिलेबस में, उन सारे टॉपिक्स को आप हल कीजिए। और उन सारे टॉपिक्स में कहने का मतलब है कि जो किताब में दिया गया क्वेश्चन है कम से कम उसको सॉल्व कीजिए। और मैं आपको और इससे भी ज़्यादा सजेस्ट ये करूँगा कि उन किताबों में क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज दिया हुआ 1.1 दिया हुआ या 2.2 दिया हुआ, इस प्रकार का जो दिया उसके पहले कई सारी चीज़ें लिखी हुई होती है किताबों में, मैथ्स की किताबों में। उन सारी चीज़ों को पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो उसको पढ़िए। यहाँ मैंने कुछ चैप्टर्स का नाम लिखा है जहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्या क्या है देखिए, नंबर्स को याद रखिएगा, संख्या से संबंधित चैप्टर क्वेश्चन में एग्जाम में सिलेबस में भी शामिल है, 8 तक के सिलेबस में, आप उससे बना लीजिएगा। उसके बाद HCF LCM फाइंड आउट करने के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। बीजगणित का चैप्टर खास करके समुच्चय से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है, जिसमें कि सम्मिलन है, आप देख लीजिएगा, इस प्रकार का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, इस प्रकार का संकेत होते हैं उसमें। हमको भी उतना आइडिया नहीं है, मैथ मेरा वीक है, तो इस सेक्शन को आप जरूर देख लीजिएगा, बीजगणित को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति पढ़िए। अब सर की ज्यामिति तो बहुत वास्ट है, क्या पढ़ेंगे? तो ज्यामिति में 9th क्लास का बुक में, 9th क्लास के बुक में जो ज्यामिति सेक्शन है उसमें बहुत अच्छा से कह सकते हैं वर्णन किया गया है बेसिक चीज़ों को। आपको बेसिक चीज़ों को पकड़ना है, त्रिकोण समझना है, कोण समझना है, त्रिभुज समझना है, चतुर्भुज क्या होता है, उसके क्या मतलब उसमें क्या क्या अवधारणाएं हैं वो समझना है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए और उसी से बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है एग्जाम में जो पूछा गया है 2016 का, यदि आप देख ले तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो अब इसमें ज्यामिति में आप देख लीजिएगा, 9th का किताब हम आपको बोल रहे हैं, 9th का मैथ में ज्यामिति चैप्टर आप जाइएगा। ज्यामिति में आपको जो भी मिल रहा है, चाहे वो कोण का हो, चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे वर्ग का हो, समांतर चतुर्भुज का हो, वृत्त का हो, उस सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको और बनाने का प्रयास कीजिएगा, 9th का मैथ बना लीजिएगा ना, तो हमको नहीं लगता कि फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला है। क्षेत्रमिति में मैं आपको कहूँगा कि 9 और 10 तक का स्टैंडर्ड जरूर मेंटेन करें, ठीक है। क्षेत्रमिति जो सेक्शन है, क्योंकि 11 स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो एटलीस्ट कम से कम 11 तक हमको जाना नहीं है, 10 तक में जो है, 9-10 तक में जो क्षेत्रमिति टॉपिक दिया हुआ है, मेंसुरेशन का जो टॉपिक दिया हुआ है, वो टॉपिक आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है। एकदम यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको मैं तो कहूँगा 6 to 8 पहले तैयारी कर ले, तब जा 9-10। लेकिन यदि 6 to 8 बहुत अच्छा आपका कंप्लीट है तो 9-10 का मेंसुरेशन जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद है लाभ हानि प्रतिशत, ये 8 तक का किताबों में दिया हुआ है। लाभ हानि प्रतिशत आप यहाँ तक बना लें, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। यदि एक बार आप बना लिए हैं और ट्रिक्स आपको मालूम है तो एकदम इजीली आपको बनेगा। उसके बाद है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ ले एक बार, और सिंप्लीफिकेशन से देख लें, ठीक है। इतने सारे सेक्शन को, इतने सारे टॉपिक्स को आप जरूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि पिछले बार इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। और इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको, चूंकि क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, इसमें तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स टीचिंग से, तो आपको बनाने हैं 40 से 45 क्वेश्चन। 40 से 45 क्वेश्चन आपको बनाने, जो कि क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्टली मैथ से रिलेटेड रहेंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा बनाइएगा। वर्ड में प्रॉब्लम दे करके मैथ्स पूछता है, ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा HCF LCM में कि 125 और 250 का HCF ज्ञात कीजिए, ऐसे नहीं। वो क्वेश्चन बना करके, वर्ड प्रॉब्लम बना करके देता है, ठीक है। ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ऐसे इसको पढ़िएगा। उसके बाद है EVS। तो EVS जो टॉपिक है वो बहुत ही चर्चित टॉपिक है और इसका सिलेबस कहे तो बहुत वास्ट है, लेकिन हम इसको समेटे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसमें, और आप उस टॉपिक पर ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा।
जो टॉपिक आपको बता रहे हैं उस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा और उस पर कोई भी क्वेश्चन, अब यहाँ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आप 11-12 तक का स्टैंडर्ड में चले जाइए, ठीक है। आप 6 का स्टैंडर्ड 8 तक का स्टैंडर्ड तक में मत रहिएगा। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वहाँ आप चले जाइएगा कि 11-12 तक का स्टैंडर्ड में जो मटेरियल है उसको आप कलेक्ट कीजिएगा और उसके आधार पर तैयारी कीजिएगा ईवीएस का। जैसे पहला चैप्टर आपको दिए हैं सजीव जगत का, तो सजीव जगत से जुड़े हुए हर एक चीज़ों को आप पढ़िएगा, ठीक है। सजीव जगत को कौन कौन भाग में बांटा गया है, जैसे पादप जगत में बांटा गया है, उसके बाद जंतु जगत में बांटा गया, हर एक चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, कलेक्ट कीजिएगा मटेरियल को और उसको 3 बार 4 बार 5 बार एकदम पढ़ जाइए, नहीं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। पोषण पढ़िएगा, पोषण से संबंधित खासकर फोकस कीजिएगा। जो विटामिन्स हैं, विटामिन से संबंधित जो रोग हैं, डिजीज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है पाचन और उत्सर्जन, छोटे छोटे जो टर्म्स इसमें यूज़ किए जाते हैं पाचन में या उत्सर्जन की प्रक्रिया में, जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उसको आप याद रखिएगा। प्रदूषण से ज़रूर याद रखिएगा, प्रदूषण में कारक कौन कौन से हैं, प्रदूषक कारक कौन कौन से हैं, प्रदूषण कैसे होता है, कि कौन कौन सा प्रकार का प्रदूषण होता है, ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा, याद कीजिएगा। उसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण एक बड़ा शब्द है, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ इसमें आपको कहे हैं कि जल, वायु और मिट्टी पर फोकस कीजिएगा। जैसे जल मंडल को पढ़ लीजिएगा, वायुमंडल को पढ़िएगा, उसके बाद मिट्टी से जुड़े हुए चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद मिट्टी से ही जुड़ा हुआ आता है अपरदन और अपक्षय, तो अपरदन और अपक्षय को पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आप फोकस कीजिएगा प्राकृतिक आपदा एवं मानव जो उसमें वो क्या भूमिका है उससे संबंधित। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि ईवीएस में इतने सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट करते हैं, कहेंगे सर पूरा टॉपिक में तो आप दे दिए, तो भाई ईवीएस इतना छोटा सिलेबस नहीं है, नाम ही है पर्यावरण, तो पर्यावरण में तो सभी कुछ शामिल हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने एटलीस्ट कम से कम इतनी चीज़ें आप लोगों को दिया हूँ। आप ये सारे सेक्शन को, ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करें, और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर कमेंट कर दें। और आप में से कोई क्वेश्चन पूछे थे कि सर बीएड वाले भरेंगे कि नहीं, आपको मैं बता दूं कि बीएड वाले भी भर सकते हैं यदि उनका इंटर में 50% मार्क्स है, और यदि कैटेगरी में आते हैं तो वे क्या होंगे, 5% का छूट मिलेगा उनको, 45% में भी वो भर सकते हैं, एकदम निश्चिंत रहिए। 45% में भी छूट वो भर सकते हैं यदि कैटेगरी में आते हैं तो, नहीं तो जनरल कैटेगरी में है तो इंटर में आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन होता है 1 to 5 के टीचर के लिए, तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा, और उस 6 महीने के अंदर आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है, वो उसमें एक 1 टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। यानी कि 6 महीने तक में आपको यदि नहीं पास करते हैं उस कोर्स में, तो आपका सेवा जो होगा या सेवा जो होता है ना, नौकरी के लिए जो सेवा संपुष्टि होती है, वो आपको नहीं दिया जाएगा, और फिर हो सकता है कि आपको टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है। बेहतर होगा कि यदि आप बीएड किए हुए हैं और आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो बीच में अभी जो समय मिला है, तो कहीं ये ब्रिज कोर्स हो रहा है तो आप वो ब्रिज कोर्स कर लें, ठीक है। ये मैं सजेस्ट करूँगा। रह गई बात कि यहाँ एक चीज़ और छूटा हुआ है कि मैंने बताया कि सर हर एक सेक्शन में 40% मार्क्स लाने हैं, और टोटल कितना होना चाहिए, तो 60% होना चाहिए। तो यहाँ जो कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की छूट मिली हुई है, यानी 55% भी यदि वो ले आते तो क्वालिफाई माने जाएंगे, और 40% वहाँ किया गया कि हर एक सेक्शन में, तो उसमें भी 5% की छूट मिली हुई है, 35%, ठीक है। लेकिन किसी भी हालत में ये 5% से अधिक नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। कहने का मतलब है कि पीएच को ज़्यादा मिलता था या जो आदिम जनजाति होते थे उनको ज़्यादा मिलता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अधिक तो 5% की छूट आपको दी जाएगी, यानी कि 40 से 35 हो सकता है, और उधर 60 से 55 हो सकता है, ठीक है। यही सारे आपको मैं बताना चाह रहा था, और यही सिलेबस है भाई। आप इस पर फोकस कीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 6 to 8 पर होगा। और यदि इस वीडियो में संबंधित यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर्स में आपको जवाब जरूर मैं दे दूंगा।
तुरंत तो नहीं कह सकता, जैसे आप कमेंट किए वैसे जवाब दूंगा, लेकिन विदिन 24 आवर्स में आपको मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।